नमस्कार, मैं हूं सबिहा और आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया उत्तराखंड। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। भारत नेपाल के बीच बन रहे अंतर्राष्ट्रीय पुल का सीएम धामी ने किया शिलान्यास। दोनों देशों के बीच यातायात को मिलेगा बढ़ावा, रोटी बेटी के रिश्ते होंगे मजबूत। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ताक पर नियम रखकर शहरी विकास विभाग में किए बम्पर ट्रांसफर। मुख्यमंत्री धामी ने लगाई रोक, कांग्रेस ने बीजेपी को लिया आड़े हाथ। भर्ती घोटालों में सीबीआई जांच की मांग को लेकर एनएसयूआई का सचिवालय कूच। मामले की तह तक पहुंचने के लिए सीबीआई के इन्वॉल्वमेंट को बताया जरूरी। और उत्तराखंड में भी तेजी से पशुओं में फैल रहा लंपी वायरस। संक्रमण से बचाव पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा धरातल पर नहीं उठाए जा रहे ठोस कदम। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में आप खबरें विस्तार से। पिथौरागढ़ जिले के सीमांत तहसील धारचूला के छारछुमू में भारत नेपाल के बीच यातायात को बढ़ावा दिए जाने के लिए बनाए जा रहे पुल का सीएम धामी ने शिलान्यास किया। दोनों देशों के सहयोग से काली नदी में बनने वाले इस डबल लेन पुल की लंबाई 110 मीटर है। इस अंतर्राष्ट्रीय पुल के बन जाने के बाद दोनों ही देशों के नागरिकों को आने जाने में समय की बचत होगी, साथ ही रोटी बेटी के रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ऐतिहासिक पुल अगले 12 महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा। भारत नेपाल के बीच छारछुम में ये बनने वाला पुल, इसका 110 मीटर स्पान रहेगा। इसके बनने से यहाँ दोनों देशों के बीच आगमन सुलभ हो जाएगा, सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आने जाने में आसपास के क्षेत्रों यहाँ पर्यटन एवं अन्य काम धंधे रोजगार सभी में एक तरह से अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी होगी, तब से बढ़ेगा। वहीं मैं समझता हूँ कि ये पुल दोनों देशों के मैत्री के संबंधों को बढ़ाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। विधानसभा में बैकडोर से हुई नियुक्तियों को लेकर सुर्खियों में छाए प्रेमचंद अग्रवाल के कारनामों से अब सरकार को असहज होना पड़ रहा है। आलम यह हो चला है कि नियम कानूनों को ताक पे रखकर मंत्री प्रेमचंद रेबड़ियों की तरह ट्रांसफर कर विदेश दौरे पर निकल पड़े और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उन तबादलों को रोकना पड़ा। ऐसे में प्रेमचंद लगातार सरकार के लिए मुश्किलों का सबब बनते जा रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट देखिए आप। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ताक पर रख दिए नियम, एक झटके में कर दिए 74 कर्मियों के ट्रांसफर। शहरी विकास विभाग में कर्मियों को किया इधर उधर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तबादलों पर लगाई रोक। उत्तराखंड की सियासत में इन दिनों शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल सुर्खियों में ऐसे छाए हैं कि आए दिन मंत्री साहब के नए नए कारनामे उजागर हो रहे हैं। दरअसल विधानसभा में बैकडोर से हुई नियुक्तियों को लेकर लाइमलाइट में आए शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अब नए कारनामे को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने तमाम नियम कानूनों को ताक पर रखकर एक नहीं, दो नहीं बल्कि 74 कर्मियों के तबादले कर दिए और खुद विदेश दौरे पर निकल गए। मंत्री के जरिए किए गए इन तबादलों का संज्ञान लगते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत इन तबादलों पर रोक लगा दी है। हालांकि अब मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की तरफ से गुपचुप तरीके से किए गए इन तबादलों को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं और सवाल उठना लाजमी इसलिए भी है क्योंकि विभागों में तबादलों के लिए भी नियम कायदे तय होते हैं। लेकिन मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने तो इन नियम कायदों को ही दरकिनार कर डाला। नियम ये कहता है कि किसी भी विभाग में तबादले होने हो तो वो जुलाई माह तक ही कर सकते हैं या फिर किसी विशेष परिस्थिति में तबादलों की अनुमति होती है। अब इसका जवाब कौन देगा कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को ऐसी कौन सी इमरजेंसी आन पड़ी कि उन्होंने एक साथ इतने बड़े पैमाने पर कर्मियों के ट्रांसफर कर उन्हें इधर से उधर कर डाला, वो भी ऐसे वक्त में जब प्रदेश में हरिद्वार जिले में पंचायत चुनाव होने हैं और आचार संहिता लगी है। सवाल ये भी है कि क्या शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इन तबादलों के लिए कोई परमिशन ली भी थी या नहीं। ये सवाल इसलिए क्योंकि अगर अनुमति ली होती तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को तुरंत तबादलों पर रोक लगाने की नौबत नहीं आती। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के जरिए इतने बड़े पैमाने पर कर्मियों के ट्रांसफर पर बीजेपी से जवाब देते नहीं बन रहा है। बीजेपी प्रवक्ता विनय गोयल का ये तर्क है कि ये तो मंत्री जी के वापस आने पर ही पता चलेगा कि आखिर क्यों ये तबादले हुए हैं। देखिए, मुझे लगता है कि उन्होंने अपने हिसाब से अगर आवश्यकता समझते हुए कुछ स्थानांतरण किए
और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में अन्य कोई विषय आया होगा तो उन्होंने अपनी जिम्मेवारी का पालन किया है, तो मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में यह विषय स्पष्ट हो जाएगा। नहीं, यही मैंने कहा ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में कोई विषय आया होगा तभी उन्होंने कोई निर्णय लिया है, और जैसे ही माननीय मंत्री जी अपनी विदेश यात्रा से वापस आ जाएंगे तो आपस में संवाद हो जाएगा। जहां बीजेपी इन ट्रांसफर्स को लेकर हैरान परेशान है, तो कांग्रेस को बीजेपी पर सियासी वार करने का एक और मौका मिल गया। तमाम गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया। अमूमन हम सुनते आए हैं कि जिस व्यक्ति के ऊपर जांच बैठाई गई होती है उसको समिति कभी भी बुलावा भेज सकती है, पूछताछ के लिए संपर्क कर सकती है। ऐसे में उसका प्रदेश से या देश से बाहर जाना वर्जित होता है। पर यहाँ सारे नियम कायदे कानून को ताक पर रखकर मंत्री महोदय न केवल आनन फानन में कई सारे तबादले कर गए, जिन्हें बाद में निरस्त कर दिया गया मुख्यमंत्री के द्वारा, और उसके बाद जर्मनी उड़ गए हैं। अब समझ से परे है कि जर्मनी वो भेजे गए हैं या फिर जो पैसा यहाँ नियुक्तियों के दौरान कमाया था उसे फूकने गए हैं, क्योंकि यहाँ जितनी उनके बस की बात थी, सुनने में आया है जुलाई और अगस्त में 3 प्रॉपर्टीज इसी जुलाई अगस्त में मंत्री महोदय ने खरीद डाली हैं। अब बाकी और पैसा बच गया होगा तो वो जर्मनी में यूज़ होगा, और ऐसा लगता है कि कहीं जर्मनी में भी वैकेंसी का पता चला है और वहाँ भी भाजपा और आरएसएस के लोग एडजस्ट कर लें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को जोर का झटका दिया है। एक तरफ प्रेमचंद अग्रवाल जहां जर्मनी दौरे पर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जर्मनी दौरे से पहले 74 ट्रांसफर जो उन्होंने शहरी विकास विभाग में किए थे उन्हें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थगित कर दिया। ऐसे में देखना यही होगा कि आखिरकार इन दिनों उत्तराखंड की सियासत में जहां प्रेमचंद अग्रवाल विवादों में घिरे हैं, तो कैसे फिर एक और विवाद से प्रेमचंद अग्रवाल बाहर निकलते हैं। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ मनीष जंगवाल, रफ्तार मीडिया, देहरादून। उत्तराखंड में यूके पेपर लीक मामले में लगातार सीबीआई जांच की मांग हो रही है। देहरादून में एनएसयूआई ने सचिवालय कूच किया। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष मोहन भंडारी ने कहा कि जब तक इन भर्ती घोटालों के पीछे छिपे सफेद पोश सामने नहीं आ जाते तब तक ये जांच अधूरी है, इसलिए इस जांच में सीबीआई का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। देखिए, एनएसयूआई हम लोग लंबे समय से जो यूके SSC में भर्ती घोटाला हुआ है उसमें सीबीआई जांच की, और एक जो उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश हैं उनकी निगरानी में ये जांच की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग जो विधानसभा में भर्तियां अवैध तरीके से हुई हैं उन्हें निरस्त करने की भी मांग कर रहे हैं, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ जांच की मांग कर रहे हैं। साथ ही महिला आरक्षण बिल, जो 30% महिलाओं को, उत्तराखंड की महिलाओं को आरक्षण दिया जाना है, उसको लेकर हम सरकार से मांग करें कि अध्यादेश जल्द से जल्द लाया जाए और विशेष सत्र इसके लिए बुलाया जाए। वहीं एनएसयूआई के सचिवालय कूच पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि भर्ती घोटाले में एसटीएफ ने अभी तक बेहतर काम किया है, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साफ कर चुके हैं कि जब तक पेपर लीक मामले में आखिरी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक जांच जारी रहेगी। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल का कहना है कि सरकार ने सीबीआई जांच न कराने को लेकर भी कोई बयान नहीं दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साफ कह चुके हैं कि इन घोटालों में जिस जांच की भी जरूरत पड़ेगी वही जांच कराई जाएगी। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा जिस तरह से एक बहुत बड़ा जो एक रैकेट उत्तराखंड के अंदर चल रहा था, अजनत चयन सेवा आयोग के अंदर, जिस तरह से उसका भंडाफोड़ किया गया और उसके माध्यम से अधिकांश लोगों को जो उसमें दोषी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और अभी उस पर भी जांच जारी है। और निश्चित रूप से सर्वथा लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं कि जिस तरह से उसमें गिरफ्तारियां हुई और जो उसमें लोग थे और अन्य लोगों पर भी जो शिकंजा कसा जा रहा है। मुझे लगता है कि किसी भी स्तर पर सरकार ने ये मना नहीं किया है कि किसी भी प्रकार की जांच से मना किया जा रहा हो, लेकिन एसटीएफ बहुत सही ढंग से जांच कर रही है, जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है, और निश्चित रूप से दोषियों को कड़ा से कड़ा दंड मिलेगा। खटीमा उपजिला चिकित्सालय में भर्ती आकाशीय बिजली से घायल महिलाओं से मिलने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपजिला चिकित्सालय पहुंचे। मुख्यमंत्री ने घायल महिलाओं से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली, साथ ही डॉक्टरों को घायल महिलाओं के बेहतर इलाज के निर्देश दिए। आपको बता दें कि खटीमा में बीते रोज देर शाम आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई थी। वहीं 3 महिलाएं आकाशीय बिजली की चपेट में आने से बुरी तरह से घायल हो गई थी, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। से एक महिला की मृत्यु हो गई है, बाकी 3 लोग घायल अवस्था में यहाँ पे लाए गए थे नागरिक चिकित्सालय में, जिनका घायलों का इलाज कर दिया गया है, सभी स्थिर हैं। इन सभी को देखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी अभी आधे घंटे पहले इस अस्पताल में आए थे। उन्होंने सभी के हालचाल जाना है और आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उनके द्वारा।
सितारगंज पहुंची राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित बुद्धिजीवी सम्मेलन में वो शामिल हुई। इस मौके पर राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कल्पना सैनी ने बताया कि बुद्धिजीवी सम्मेलन में कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा गया है। कार्यक्रम बहुत अच्छा था और अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जिस तरह से सेवा पखवाड़े को लेकर उत्साह है, जिस तरह की लगन है, वो मुझे ये तो आश्वस्त कर रही है कि हमारे इस सितारगंज में हमारा 2024 जन जन तक भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा। उत्तराखंड में भी लंपी वायरस पशुओं को अपनी जद में ले रहा है। प्रशासन दावा कर रहा है कि संक्रमण से बचाव के लिए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, मगर लगातार बढ़ रहे लंपी वायरस के मामलों पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि सरकार सिर्फ बेजुबानों पर राजनीति करना जानती है। उनके बचाव के लिए धरातल पर किसी तरह का ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। विशेष के लिए गौ माता केवल वोट उगाही का और राजनीतिक रोटियां सेकने का जरिया है। जो दल विशेष गौ माता के नाम पर आए दिन इलेक्शंस के दौरान राजनीति करता है, वो आज लंपी वायरस के लिए क्या कर रहा है किसी को कुछ पता नहीं। रोज सवेरे हम अखबार इस आशा के साथ खोलते हैं कि शायद कोई निवारण, कोई निस्तारण समस्या का हो गया होगा, गौ माताओं के इलाज के लिए कोई इन्होंने वैक्सीन निकाल दी होगी या एक मुहिम या कोई ड्राइव ये चला रहे होंगे, लेकिन पता नहीं या तो सरकार सो रही है या पशुपालन विभाग सो रहा है। कुमाऊं के सबसे बड़े सुशीला तिवारी अस्पताल में दिमागी बुखार के मरीज भर्ती होने लगे हैं। बीते रोज एक जापानी दिमागी बुखार के मरीज की मौत भी हो चुकी है। मौजूदा वक्त में एक दिमागी बुखार का मरीज भर्ती है जिसकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। इसके अलावा कालाबाजार बीमारी भी लगातार पहाड़ी इलाकों में फैल रही है, जिसके मरीज भी सुशीला तिवारी अस्पताल में लगातार आ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अरुण जोशी का कहना है कि बरसात के बाद संक्रामक बीमारियों का दौर बढ़ जाता है, जिसको लेकर अस्पताल प्रशासन बेहद सतर्क नजर आ रहा है। इस मौसम में होते हैं। एक मरीज आज भर्ती आईसीयू में है, बहुत सीरियस हालत में आया था, रुद्रपुर की साइड से थी, वो पहले वेंटिलेटर पे थी, वो थी, अब वेंटिलेटर से आउट कर दी गई है, लेकिन अभी वो बहुत अच्छी नहीं बोलेंगे, उसका इलाज चल रहा है, वो है। एक पहले आया था, उनमें कई सारी बीमारियां थी, वो भी कहीं आया था बाहर से ही था और उसकी भी हालत बहुत ख़राब थी, वेंटिलेटर पर था, कुछ फालिस की शिकायत थी, फिर उसको मल्टी ऑर्गन फेलियर में गया था। उसकी जब स्टडीज़ कराई गई थी तो कहा कि बुखार से हिस्ट्री थी, तो उसमें इसकी जैपनीज एन्केफेलाइटिस की जो रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी उसकी। राजधानी देहरादून में मौजूद राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में 21 सितंबर से 25 सितंबर तक रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज मैच आयोजित होने जा रहे हैं। इस सीरीज में देश के साथ दुनिया भर के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। सुरक्षा की बात करें तो पुलिस प्रशासन अपनी तैयारियों को मुकम्मल कर रहा है। उम्मीद है कि मैच को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक आएंगे। इसमें एक तो ट्रैफिक और क्राउड कंट्रोल, दो एस्पेक्ट पुलिस के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, और तीसरा एक एस्पेक्ट है कि खिलाड़ियों की सुरक्षा इन रूट और जहां वो रह रहे हैं। तो ये सारे बिंदु हमने मौका मायने कर लिया। आज अपराह्न में फिर हम जाएंगे और ड्यूटी पॉइंट्स हमने निर्धारित कर दिए हैं। गाड़ियाँ कहाँ पार्क की जाएंगी वो भी हमने लगभग सुनिश्चित कर लिया है। एक बार हम फिर जायजा लेंगे। देहरादून के शीशमबाड़ा में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग प्लांट के संचालन के लिए नगर निगम ने टेंडर प्रक्रिया खोल दी है। टेंडर खोले जाने पर 3 कंपनियों का चयन हुआ है। दस्तावेज जांचने के बाद एक कंपनी टेंडर प्रक्रिया से बाहर हो गई है। अब इस दौर में केवल 2 कंपनियां बची हैं। जल्द किसी एक को काम सौंपा जाएगा। टेक्निकल क्वालिफिकेशन की जो स्टेज होती है उस पर 2 कंपनीज के कागज़ पूरे पाए गए हैं। वर्तमान में जो इनका सैनिटरी लैंडफिल का जो वर्क एक्सपीरियंस है उसका भौतिक निरीक्षण किया जाना भी उचित प्रतीत होता है। इसलिए उसके लिए समिति गठित करी जा रही है, जिसमें हमने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी और निदेशालय से भी रिक्वेस्ट करी है कि हमको एक्सपर्टीज़ उपलब्ध करवाई जाए, स्पेशलिस्ट उपलब्ध करवाया जाए जो जाके इनका भौतिक निरीक्षण कर लें, तदुपरांत आगे कार्रवाई करी जाएगी। चंपावत में पुलिस ने ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस को 1 किलो 880 ग्राम स्मैक मिली है। आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। और SOG चंपावत की टीम के द्वारा सुंदर सिंह और गोविंद सिंह 2 लड़के हैं, ये दिकाली चौड़ थाना पंचेश्वर के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से लगभग 1 किलो 880 ग्राम अवैध चरस प्राप्त हुई है और इनको टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है।
और आगे की कार्रवाई के लिए इनको न्यायालय में पेश किया। पौड़ी जिले के सतपुली तहसील के एक गांव में 15 साल की बच्ची के साथ उसके ही पिता ने दुष्कर्म किया और ये मामला सामने आया। आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित लड़की की तबीयत बिगड़ने पर आरोपी पिता हंस फाउंडेशन जनरल अस्पताल चमोली लाए गए, जिसके बाद पीड़ित लड़की ने अस्पताल के डॉक्टरों को आपबीती सुनाई। इसका संज्ञान लेते हुए अस्पताल प्रबंधन ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। सतपुली के क्षेत्र अंतर्गत किसी गांव में एक पिता ने अपनी नाबालिग पुत्री के साथ में दुष्कर्म किया है तथा उसके साथ मारपीट का मामला हमारे संज्ञान में आया। कल हमने लड़की के बयानों के आधार पर उसकी गिरफ्तारी कर ली है तथा मामला हमने 376 तथा पोक्सो एक्ट में जो है दर्ज किया है। अभी इसमें जो है कि जिलाधिकारी महोदय को ये मामला रेगुलर पुलिस को स्थानांतरित करने के लिए यहाँ से जो पत्र है वो प्रेषित कर दिया गया। खबरों में यहाँ रुकेंगे, ब्रेक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की दीवारें अब स्वर्ण मंडित होंगी। शासन से परमिशन मिलने के बाद बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने काम शुरू करा दिया है, लेकिन केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित मंदिर के भीतर सोने की परत लगाए जाने का विरोध कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों का आरोप है कि मंदिर की पौराणिक परंपराओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं समिति ने परंपराओं से छेड़छाड़ के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। देश दुनिया में मशहूर केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में चारों दीवारों पर सोने की परत लगाए जाने का काम हो रहा है। इससे पहले यहाँ चांदी की परत लगाई जा रही थी। महाराष्ट्र राज्य के एक दानी दाता की तरफ से मंदिर के भीतर लगने वाले सोने को दिया जा रहा है, लेकिन केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित मंदिर के भीतर सोने की परत लगाए जाने का विरोध कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों का आरोप है कि मंदिर की पौराणिक परंपराओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मंदिर के भीतर किसी भी हाल में सोना नहीं लगाने दिया जाएगा। गर्भगृह में स्थित बाबा केदारनाथ का छत्र और जलहरी भी चांदी के ही हैं। यहाँ लगाई गई चांदी को भी 2017 में एक भक्त ने दान किया था। कुछ समय पहले महाराष्ट्र के दानी दाता यात्री केदारनाथ पहुंचे थे और उन्होंने चांदी की जगह पर सोने की परत लगाने की इच्छा जाहिर की थी, जिस पर बद्री केदार मंदिर समिति ने भी हामी भर दी थी। केदारनाथ के जो गर्भगृह में चांदी लगी हुई है उसको निकाल करके वहाँ सोना लगा रहे हैं और ये परंपरा के बहुत ज्यादा विरोध है। सोना चांदी यहाँ पे नहीं लगाने देंगे और वहाँ गर्भगृह में जो वो 4 स्तंभ हैं उनको आपकी नजरों में वो पिलर होंगे, आपकी नजरों में वो बिंब होंगे, लेकिन उन स्तंभों में भगवान विराजमान हैं, उनके अपने अस्तित्व हैं, अपने नाक कान हैं और उनको ढकाया जा रहा है। ये परंपरा के बहुत ज्यादा विरोध है। यहाँ केदारनाथ में गर्भगृह में बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करने देंगे और सोना किसी भी हाल में केदारनाथ में हम नहीं लगाने देंगे। किसी यात्री या सेठ जी ने या मंदिर समिति के द्वारा गर्भगृह के अंदर सोना लगाया जा रहा है, जबकि राजा परीक्षित द्वारा जो है कि कलयुग को बंदी बनाया गया था, तो कलयुग ने अपने को एक स्थान मांगा था सोना और चांदी, और ये मोक्ष धाम है। इस मोक्ष धाम के गर्भगृह में आप यदि कलयुग को बिठाएंगे तो कैसे आदमी को या यात्री को मोक्ष की प्राप्ति होगी। आप देख सकते हैं मोक्ष धाम के दरवाजे पर भी चांदी लगा हुआ है। ये हमारे सनातन धर्म के खिलाफ है। जहाँ तक उम्मीद है कि सारे हिंदू, हम सब लोग हिंदू को एक होना पड़ेगा और जागृत होना पड़ेगा। जो सोना लग रहा है इसका हमें पूर्ण रूप से विरोध करना पड़ेगा। वहीं बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि केदारनाथ में जो भी काम हो रहे हैं वो नियमों के दायरे में हो रहे हैं, जिसका विरोध नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया में बहुत से ऐसे धार्मिक स्थान हैं जो सोने से बने हुए हैं, उसमें चाहे दक्षिण भारत का सोने का मंदिर हो, अमृतसर में बना गोल्डन टेम्पल साहिब गुरुद्वारा हो। अगर उन जगहों पर सोने के काम किए जा सकते हैं तो फिर केदारनाथ धाम में गर्भगृह के भीतर सोने की परत क्यों नहीं लगाई जा सकती। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि न वहां पर किसी प्रकार के से ड्रिल किया गया है। वहां पर पूर्व से ही पूरे गर्भगृह में चांदी की प्लेटें लगी हुई थी और चांदी की प्लेटें उखाड़ करके उनको निकाल करके उनके जगह पर हम सोने की प्लेट लगा रहे हैं। तो उसमें किसी प्रकार का हम कोई नया कार्य उसमें नहीं कर रहे हैं। और दूसरा मैं उसमें ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कुछ मुट्ठी भर लोग
अगर विरोध करें तो वो पूरे समाज का प्रतिनिधित्व नहीं माना जा सकता है, क्योंकि बड़ी संख्या में तीर्थ पुरोहितों ने उस कार्य की सराहना करी है और वो उस कार्य के लिए पूरी तरीके से सहयोग प्रदान कर रहे हैं। केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों का विरोध अब सरकार के लिए चिंता का विषय भी बनता जा रहा है, क्योंकि केदारनाथ धाम की आस्था देश और दुनिया में बहुत ज्यादा है। ऐसे में शिव भक्तों के लिए तीर्थ पुरोहितों का ये विरोध परेशानी तो बनेगा ही, सरकार के लिए एक बड़ा चिंता का विषय भी बन सकता है। इसलिए जरूरी है कि सरकार इस समस्या का समाधान निकाले और तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी को खत्म करे। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। स्मार्ट सिटी की सूची में शुमार देहरादून में कामों का जी का जंजाल लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यों में लापरवाही बरतने वाली कंपनियों से जिम्मा छीनकर अन्य विभागों को सौंपा है, जिसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि शायद अब स्मार्ट सिटी के कामों में रफ्तार आएगी, बशर्ते सभी काम तय सीमा में पूरे किए जाएं। राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के चक्कर में राजधानी की सूरत पर ऐसा दाग लगा कि जगह जगह सिर्फ गड्ढों से पटी सड़कों में भरा पानी ही पानी यहाँ के सौंदर्य पर बट्टा लगाने के लिए काफी है। इससे पहले भी हम आपको अपनी स्पेशल रिपोर्ट में स्मार्ट सिटी के कामों में हो रही लेट लतीफी को दिखा चुके हैं, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्मार्ट सिटी से जुड़े प्रोजेक्ट के कामों में लापरवाही बरतने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। लापरवाही बरतने वाली कंपनियों से कामों का जिम्मा छीनकर अन्य विभागों को सौंपा गया है। लंबे समय से स्मार्ट सिटी को लेकर आप सब लोगों के द्वारा और आम जनता के द्वारा लगातार आ रहा है कि काम ठीक से नहीं हो रहा है, इसलिए वह कंपनी लंबे समय से काम कर रही थी, काफ़ी लंबे समय से। मेरे मुख्यमंत्री बनने से पहले से उस संस्था का चयन हुआ था, इसलिए हमने तय किया है कि अब जो काम पीडब्ल्यूडी करेगा, कुछ पीडब्ल्यूडी करेगा, कुछ जल निगम के लोग करेंगे और कुछ जो ड्रेनेज से संबंधित है वो सिंचाई विभाग के लोग काम करेंगे। जल्दी ही सबका उत्तरदायित्व फिक्स होने वाला है। अब स्मार्ट सिटी के कामों में जिम्मेवारी ब्रिज एंड रूफ कंपनी से छीन ली गई है, तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की सीईओ सोनिका का कहना है कि सड़कों के कामकाज पीडब्ल्यूडी विभाग को दिए गए हैं, जबकि अन्य कामों का बंटवारा भी जल्दी किया जाएगा। तो वहीं स्मार्ट सिटी के कामों से तंग आ चुके लोगों को भी ये उम्मीद है कि शायद अब सुधार देखने को मिले। स्मार्ट रोड का जो मेन काम था, जिसका कि हमने जो कॉन्ट्रैक्ट है अभी कैंसिल करके पीडब्ल्यूडी को देने की बात हुई है, तो अब पीडब्ल्यूडी इसको टेकअप करेगी और कार्य की मॉनिटरिंग भी करेगी। सड़कों पे खड्डे हैं, कहीं भी सड़क दुरुस्त नहीं है, छज्जे हमारे टूटे हुए हैं, पानी दुकानों के अंदर जा रहा है। तो मतलब मुझे समझ नहीं आया कि अभी तक 3.5 सालों में काम सुचारू रूप से क्यों नहीं चल पा रहा और क्या वजह है कि इतना लंबे समय हो गया। और खाली मैं और भी कई जगह स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है शहर में, लेकिन बाज़ार का इस तरीके का हाल, क्योंकि देखो बाज़ार में जो ग्राहक आता है वो उसे हर सुख सुविधा चाहिए तभी आएगा वो, नहीं तो वो आने का ही नहीं। तो बस अब इसके लिए तो मैं बहुत ज़्यादा, हमारा रोष भी है, व्यापार मंडल का भी रोष है और साथ में व्यापारियों का भी बहुत बड़ा रोष है। फाइनली मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कड़े एक्शन लेने के बाद इस बात की उम्मीद जागी है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के काम रफ्तार पकड़ेंगे और लोगों को भी होने वाली परेशानियों से निजात मिलेगी। लेकिन ये कब होगा, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। भारत नेपाल के बीच बन रहे अंतर्राष्ट्रीय पुल का सीएम धामी ने किया शिलान्यास। दोनों देशों के बीच यातायात को मिलेगा बढ़ावा, रोटी बेटी के रिश्ते होंगे मजबूत। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ताक पर नियम रखकर शहरी विकास विभाग में किए बम्पर ट्रांसफर। मुख्यमंत्री धामी ने लगाई रोक, कांग्रेस ने बीजेपी को लिया आड़े हाथ। भर्ती घोटालों में सीबीआई जांच की मांग को लेकर एनएसयूआई का सचिवालय कूच। मामले की तह तक पहुंचने के लिए सीबीआई के इन्वॉल्वमेंट को बताया जरूरी।
और उत्तराखंड में भी तेजी से पशुओं में फैल रहा लंपी वायरस। संक्रमण से बचाव पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा धरातल पर नहीं उठाए जा रहे ठोस कदम।